नमस्कार साथियों, अनूप जीएस रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पार्ट हमने पहले देख चुके हैं। चार्टर एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 and then Charter Act of 1853. These are the act that was passed by British Parliament with the help of company. We are discussed already, and now we are discussing the some and further that was passed by British Parliament after the abolition of the East India Company. अब हम लोग देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट ऑफ जो यानी कंपनी के जो रूल्स थे, उस कंपनी के रूल्स को ख़त्म करने के बाद जब क्राउन का रूल आता है, क्राउन का रूल जो बेसिकली आता है, उस क्राउन के रूल के समय जो पहला एक्ट पास हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये एक्ट पास हुआ था जब 1857 की क्रांति हुई। तो उस क्रांति के बाद यानी 1857 की क्रांति यानी सिपाही म्यूटनी या कह सकते हैं सैन्य विद्रोह हुआ था। उस सैन्य विद्रोह के बाद ये बड़े पैमाने पर एक रिफॉर्म किया गया था और भारत के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उसको जो है ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हुआ। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बिकम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गया थी। वाइसराय की पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई थी, गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म कर दी गई। तो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद पहले जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग बिकम फर्स्ट वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। इंडेड द डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके डबल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट का मतलब कि जो पीट्स इंडिया 1784 में इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था कमर्शियल अफेयर देखता था, कमर्शियल अफेयर यानी व्यावसायिक गतिविधियां, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री सिविल अफेयर्स कंट्रोल करता था। तो उसको ख़त्म करके नई चीज़ें इस एक्ट में बना दी गई, जो जब से डबल गवर्नमेंट एंड करके फिनिश कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जो आता है अगला जो एक्ट पास, अब देखते हैं जो 4-5 वर्क हुए थे इसमें इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद देखते हैं कि जो इसी में और देखिए इसी में कुछ और वर्क हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 में ही क्रिएट अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया vested with complete authority and control over Indian administration, was responsible ultimately to British Parliament। एक नया कार्यालय बनाया जिसे भारत के राज्य सचिव की पोस्ट क्रिएट हुई और जिसके पास पूर्ण अधिकार और भारतीय प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए पूरे अधिकार, पूर्ण अधिकार थे, और अंततः ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था। यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार, पार्लियामेंट के लिए बेसिकली जिम्मेदार था, जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट हुई। उसके बाद एक इसी एक्ट में एक इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हुई। Council of India, the Council of India capable to sued and being sued in India and in England, यानी भारत परिषद जो थी भारत में और इंग्लैंड दोनों में मुकदमे चलाने का अधिकार इसके पास हो गया था। ये इतने वर्क जो हुए थे इसी एक्ट में हुए हैं। एक ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको ख़त्म करके वाइसराय की बन गई। उसके बाद एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट बन गई और एक वाइसराय, दो बन गए। ये दो लोग होते हैं जैसे प्रेसिडेंट और वही उसी तरीके से प्रेसिडेंट और
प्रधानमंत्री के रूप में ये वर्क कर रहे थे ये लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले एक्ट यानी 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद एक नया एक्ट पास, अगला एक्ट पास होता जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी इंस्टीट्यूशंस बिकम रिप्रेजेंटेटिव, इंस्टीट्यूशन बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी इंडियंस को अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया गया। प्रतिनिधि संस्था भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़े गए। देन वाइसराय नॉमिनेट 3 मेंबर्स टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइसराय ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को जोड़ा, जो 3 भारतीय कौन थे, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सरदिनकर राव। वाइसराय ने अपनी विधायी परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को भारतीय यानी लॉ मेकिंग जैसे पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं उसी तरीके से उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको बनाया गया 3 लोगों को कि आप आइए और यहाँ लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी इसकी जो ये ना कहें कि ताकि आप लॉ जो है आर्बिट्ररी बन रहे हैं, आर्बिट्ररी का मतलब कि अपने से बना दे रहे हैं बिना किसी प्रोसीजर क्या किसी को इन्वॉल्व किए। देन अगला जो वर्क होता है स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसी एक्ट में 1861 में ही ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बेसिकली विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का विभाजन कर देना, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो शक्तियाँ वापस लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति वापस ले गई थी उनको रिटर्न कर दिया गया कि आप जो है अपना वो लोग भी लॉ बना सकते हैं अपने। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया। अगला जो है वर्क इसमें होता है यहाँ पर क्रिएट अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब which were established in 1862, 1886 and 1897 respectively. Then बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब के लिए नई विधान परिषदों का निर्माण जो क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में स्थापित किए गए थे। इसी एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग 1859, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई। देन नेक्स्ट वर्क वाइसराय हैज एम्पावर्ड टू इश्यू ऑर्डिनेंस, वाइसराय के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो गया। जैसे अब आज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ना, अध्यादेश जारी करते हैं, कोई जब जो है सेशन स्टार्ट नहीं होता तो रिक्वायरमेंट आती तुरंत लॉ बनाने की, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देता है, उसी को बाद में पास किया जाता है फिर पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये शक्ति पहली बार 1861 में वाइसराय को मिल गई थी यहाँ पर। उसके बाद अगला वर्क जो होता है देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, भारत परिषद अधिनियम 1862, अगला एक्ट जो पास होता है। इसमें इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन अ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों को बढ़ाया गया लेकिन आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। यानी कहने का मतलब कि जो केंद्रीय जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, यानी ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व लॉ मेकिंग प्रोसेस में कर दिया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते थे वो ज़्यादा थे, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा, उनकी मेजोरिटी बनी रहती थी। इट गेव अ पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, यानी इससे में पहली बार बजट पर चर्चा करने के लिए और उस बजट में जो चीज़ें थी उस पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार हो गया था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे, बजट पर वोट नहीं कर सकते थे। इसमें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न को संबोधित करने की शक्ति दे दी गई थी। देन नेक्स्ट वर्क जो हुआ था नॉमिनेशन ऑफ दी सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों को
सदस्यों का नामांकन, ये भी हुआ है, यानी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन किए। फिर बजट पर डिस्कशन और चर्चा, क्वेश्चन का राइट्स दे दिए। और फिर सेंट्रल और प्रोविंशियल में कुछ जो है गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भी किया गया इसमें, ताकि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was increased from 16 to 60, but provincial legislative council member are no uniform। केंद्रीय परिषद में सदस्यों को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में एक समान नहीं, सदस्यों की संख्या एक समान नहीं होती थी। हर जैसे अभी देखो मध्य प्रदेश में दूसरा रहता है सीट, नंबर ऑफ सीट्स जो होती थी असेंबली की, और महाराष्ट्र में दूसरी है, यूपी में अलग, सब जगह अलग अलग होती है। तो उसी वही चीज़ें वहाँ भी थी, लेकिन सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट में 16 से 60 कर दी गई थी, ऐसे ही है। देन मेंटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद को सरकारी बहुमत की गैर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है ना। तो यहाँ पर जो सरकार प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति इसमें दे दी गई थी। कहने का मतलब यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो सरकारी, यहाँ पर गैर भी रहेगा, जैसे गैर सरकारी नहीं, गैर सरकारी बहुमत यहाँ पर रहेगा, सरकारी क्यों नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर गैर सरकारी है, कर दीजिएगा। देन इसमें क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नेक्स्ट वर्क जो हुआ था इसी में, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की पहली बार इसमें व्यवस्था की गई थी 1909 चार्टर, यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 में। देन अगला वर्क जो इसमें होता है, फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरायज एंड गवर्नर्स एंड द फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इन अ वाइसराय काउंसिल, पहली बार वाइसराय और गवर्नर्स की कार्यकारी परिषद में भारत के साथ भारतीयों का जुड़ाव हुआ, और वाइसराय की परिषद में यानी एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में इन्हें, याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी विधायी परिषद में जो थे 3 लोग थे, राजा बनारस महाराजा पटियाला सरदिनकर राव, और वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वर्क इसमें थे, सीटों को बढ़ा दिया गया 9 में, 16 से 60 कर दिया गया। फिर जो और वर्क इसमें जो हुए थे, देखो ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन की गई, और सेंट्रल में बट उसमें प्रोविंशियल में अलाउ कर दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए मिल गया था पृथक निर्वाचन मंडल, ये सब चीज़ें मिल गई। अब अगला एक्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें जो चीज़ें हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम बाय कैमरजम डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री, देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। इससे पहले प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, डायरेक्टली नॉमिनेशन और ये इलेक्शन हो जाता, लेकिन लोग वोट नहीं करते थे। पहली बार बाई कैमर द्विसदनीय व्यवस्था, यानी राज्यसभा लोकसभा, यानी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस तरीके से विधान परिषद और विधान सभा, ये चीज़ें हैं। ड्राइकी वॉज इंट्रोड्यूस इन अ प्रोविंशियल, द्वैत शासन प्रांतों में। द्वैत शासन का मतलब कि जो सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट होते थे उसको 2 पार्ट में, ट्रांसफ़र और रिजर्व, यानी हस्तांतरित और रिजर्व, ये 2 होते थे। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब वो
एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन जो ट्रांसफ़र होते थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो जो रहते थे, जो जो मैटर रहते थे, उसमें लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती थी एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसमें जो वर्क करती थी वायसराय की काउंसिल, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। तो इसको द्वैध शासन, दो तरीके से काम करना, ड्राइकी बोलते थे। देन इसमें इट रिलैक्स, नेक्स्ट वर्क जो हुआ था, रिलैक्स द कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान करके और अलग कर प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल बना दिया था। इसी एक्ट में ये मतलब कहने का मतलब कि सेंटर को ज़्यादा कुछ पावर मिल गई थी, एक तरीके से ऑटोनॉमी नहीं मिली थी, लेकिन कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी हो गई थी स्टेट के पास। थ्री ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वर टू बी इंडियंस अदर देन कमांडर इन चीफ, यानी जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होने की बात इसी एक्ट में कही गई थी। उसके बाद अगला वर्क जो इसमें देखो क्या होता है, एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसमें सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। यह संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार देता था। इट इस्टेब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 में ही पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना था। लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी में हो गई थी। देन नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 established all India Federation consist of provincial and provinces and princely state as a unit, divide the power into 3 lists and residue power vested to Viceroy। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी। शक्तियों का विभाजन तीन सूची में किया गया, यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसी एक्ट में हो गया था। वायसराय को अपशिष्ट शक्तियां दी गई, जैसे अभी अपशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यू पावर पार्लियामेंट में वेस्टेड होती, वैसे अभी वायसराय के पास रहती थी। एंडेड द ड्राइकी इन अ प्रोविंस बट स्टार्टेड अ सेंटर एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसी एक्ट में ड्राइकी को समाप्त कर दिया गया था प्रोविंस में, बट इस सेंटर में स्टार्ट कर दिया गया ड्राइकी, रिजर्व और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट वाला जो बता रहे थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके लेकिन केंद्र में शुरू कर दिया, और प्रांतीय स्वायत्ता ऑटोनॉमी की शुरुआत है। प्रांतीय ऑटोनॉमी मतलब 1937 में जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 राज्यों में सरकार बनाई थी, उसके बाद रिजाइन कर दिया 1939 में। तो इसी जो ये व्यवस्था थी ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जब ऑटोनॉमी मिली तभी तो सरकार बनाने का पावर उसको मिला था। तो इसी ऑटोनॉमी के तहत 1937 में जो इलेक्शन हुए थे वो इसी वजह से हुए थे, इस ऑटोनॉमी मिल गई थी वहाँ पर 35 में। उसके बाद इसमें प्रांतीय, इसमें 11 प्रांतों में 6 में 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ, यानी इट इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसी। द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद की तरह, इसी में शुरुआत हो गई थी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ था। इसमें और हुआ था, एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर स्कूल, यानी इसमें अनुसूचित जाति, डिप्राइव्ड क्लासेस और महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ा। जो उसमें पहले 6 भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को मिला था, इसमें 3 लोगों को और अनुसूचित जाति को, महिलाओं को और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ा दिया गया था। इट इस्टेब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए
रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट में की गई थी। उसके बाद देन establishment of a federal court which was set up in 1937। फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना जिसे 1937 में स्थापित किया गया था। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि संघीय न्यायालय कब बना, तो 1937 में बना था। आरबीआई 1 अप्रैल 1934 को हो गया था, लेकिन इसी एक्ट में उसकी व्यवस्था की गई थी ऑफिशियली, लीगली एक तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट में देखें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एक्ट में पहली बार है भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन प्रभुत्व का निर्माण किया, यानी 2 डोमिनियन का निर्माण किया गया। पहले पूरा भारत था, भारत पाकिस्तान 2 हो गए। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय। इसी एक्ट ने ऑफिस ऑफ वायसराय को ख़त्म कर दिया। इसने वायसराय के कार्यालय को समाप्त कर दिया। एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 2 डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। दोनों डोमिनियन को संविधान सभाओं दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को अपने राष्ट्र के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दे दिया गया था। The lapse of British paramountcy over the Indian princely state, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्व समाप्त की घोषणा हो गई थी इसी एक्ट में। अब इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये इतना वर्क इसमें हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो एक बार और दोबारा से देख लीजिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।